इसके लिए केवल अभी सबसे पहले अपने को इस बात पे मंथन करना पड़ेगा कि हम पिछड़े हुए क्यों। जब ऐसे कई समाज है जो हमारे से बहुत पीछे थे, आज वो हमसे बहुत आगे हैं। आज उनका राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर फील्ड में वो मजबूत है। तो सबसे पहले हमारा जो आत्मचिंतन ये होना चाहिए कि हम इस स्थिति में क्यों बने हुए हैं। मुझे जो मोटे मोटे तौर पे समझ में आया वो ये है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति आगे निकलता है, जैसे 3 भाई है, 4 भाई है, एक भाई गवर्नमेंट जॉब में लग गया, तो वो व्यक्ति उन 2 भाइयों से जो उससे पिछड़े हुए उन्हीं से कट जाएगा। एक सबसे बड़ी जो समस्या ये है, वो अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मानता है, उसका कंपटीशन अपने भाइयों से हो जाता है कि भाई मैं तो नौकरी में लग गया, मेरा लेवल, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो मैं इनसे थोड़ी दूरी बना के रखूं। जबकि होना ये चाहिए कि हम हमारे जो पिछड़े हुए भाई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके ऊपर उसको चिंतन करना चाहिए। ये स्थिति समाज में मैंने बहुत करीब से देखी है। तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जितने भी, जैसे राजस्थान में मान लीजिए कि करीब 200 लोग अभी सक्षम है, तो वो 200 लोग एक विजन बनाए कि अगर एक साल में कम से कम 200 ही लोगों को इतना काबिल होना दो कि वो कम से कम आगे जाकर 200 फैमिली उनकी प्रोग्रेस करे। तो इस तरह का एक चिंतन लेके चले। परमार साहब ने इस चीज को महसूस किया और इनको कोई जरूरत नहीं है आज की तारीख में कि भाई ये समाज के लिए कोई इस उम्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि नहीं, ये होना चाहिए कि राजस्थान में जो हमारा पिछड़ापन है, आज हम मानते हैं कि 35 लाख की पॉपुलेशन है राजस्थान में। एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में नायक समाज का है, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है। वो दिख नहीं पाने के कारण क्या है कि जितने भी सक्षम लोग हैं उन्होंने उनको जोड़ा नहीं, कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ी। हम लोगों ने अभी जैसे परवादा से निवेदन भी करा था कि अपन एक ही पूरे राजस्थान में जितने भी नायक कम्युनिटी उनको सबको एक मंच पर लाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं, ताकि हमारा एक संख्या बल भी दिखेगा। जैसे 35 लाख लोग माने जाते हैं, लेकिन 35 लाख लोग दिखना चाहिए, लेकिन उनको उनके उत्थान के लिए और उनका उपयोग वोट बैंक के रूप में होता है। अन्य लोग जो है उनको वोट बैंक के रूप में, या कभी कोई झंडे बेलन, कोई जुलूस निकाल रहा हो, कोई धार्मिक यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, उनमें उनको झंडे पकड़ा के आगे भेज देते हैं, लेकिन वो खुद के बारे में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास उनका नहीं हुआ। तो हम जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से सक्षम है, उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को पहले अपने साथ जोड़े और जोड़ के उनको इस चीज का एहसास कराएं कि हम आप लोगों के ही समाज से हैं और हम लोग आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम सब जुड़ेंगे तो एक वोट बन जाएगा। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया था कि एक वोट से सीपी जोशी जी आ रहे और वो उस वक्त अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं मतलब एक वोट की कीमत कितनी है, आप इस चीज को समझो। उनमें से एक वोट नेतृत्व आया था, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो इंसान की वैल्यू तो बहुत है, भले वो किसी भी रूप में जी रहा है आज की तारीख में। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसे अभी 42 जिला अध्यक्ष भी बनेंगे और सब जगह का एक प्रारूप हम लोग तैयार करें। जैसे मान लो मैं बूंदी में रहता हूँ, तो मुझे इस चीज का पता रहना चाहिए कि हम पूरी पॉपुलेशन कितनी है, कितने समाज के कर्मचारी हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने पॉलिटिक्स में किस किस दल में कौन व्यक्ति है, और उनमें से ऐसे कौन लोग हैं, कम से कम 50 लोग ऐसे तैयार करें हम जो समाज को आगे बढ़ाने में वाकई में काम करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इस चीज पे सोचेंगे और प्रयास करेंगे और एक मंथन मीटिंग भी हो, जैसे आज हम जितने भी पदाधिकारी 70 पदाधिकारी बताए, तो 70 पदाधिकारी कम से कम 5 ऐसे रिजल्ट लेके आए। जैसे अपना ये जो 5 मुद्दे हैं कि शैक्षणिक, एसटी मुद्दा, राजनीतिक विकास, सामाजिक और एकता और सामाजिक पूर्वता, इन बिंदुओं पे एक एक भी काम करेंगे ना अपन, तो 5 काम अपने पास हो गए। तो जब नेक्स्ट मीटिंग हो तो उसका ही एग्जाम्पल अपन रिटर्न में मतलब प्रदेश अध्यक्ष साहब को प्रस्तुत करें कि भाई हाँ ये, और जिस जिले से जो व्यक्ति है
वो व्यक्ति अपना तीनों फंडामेंटल में जैसे सामाजिक राजनीतिक ये सारा डाटा लेके आया हो, तो उसका एक कंबाइंड डाटा अपन बना लेंगे फिर बैठ के, वो मैं कर दूंगा काम, निःशुल्क कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ये करके जब सोचेंगे और उस पर लगातार काम करेंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और जो 2 MLA आज अपने बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं, मेरा दावा है 8 से 10 MLA अपने पहुंच जाएंगे। 1 से 2 साल तक अपने तैयार हो गए हैं। अभी फरवरी अप्रैल के लगभग चुनाव आ रहे पंचायत के, नगर पालिका, नगर परिषद के, तो मैं कहता हूँ कम से कम हमारे 8 से 10 तो चेयरमैन बनना चाहिए, कम से कम 3 से 4 जिला प्रमुख हमारा होना चाहिए। और ज्यादा नहीं तो मेरा मानना है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 75 से अधिक सरपंच हमारा होना चाहिए, और कम से कम 15 से 20 प्रधान हमारे समाज से निकलना चाहिए। अब उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तभी वो संभव हो पाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, समय बोल लेके माफी चाहूंगा, मैंने एक निवेदन आपसे भी किया था जब आप पहले थे कोरोना हिसाब से, कि 2 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 2 महीने के लिए आप घर बार छोड़ दो, एक गाड़ी अपन ऐसी तैयार कर ले, एक रथ यात्रा जिसको बोलते हैं ना, समाज के विकास की रथ यात्रा के लिए हम ऐसा वाहन तैयार करें, सिर्फ 15, 20, 25 जो भी प्रमुख लोग हैं समाज के, वो उसमें सवार हो जाए, और एक जिले में पूरा मंथन करें, अपना मेमोरेंडम भी साथ में रखें, कोई लिफलेट वगैरह बना के, और उन लोगों तक हम पहुंचे। जैसे मैं अपने जो 2 विधायक साहब है वो भी जुड़ सकते हैं, उससे पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाएगा। जैसे अभी दोनों विधायक साहब मान लो आते हैं, उसको घूमते हैं, तो सब जगह एक तो उनको न्यूज कवरेज मिलेगा, जगह जगह ये आएगा कि विधायक समाज के दोनों विधायक हैं, ये पदाधिकारी हैं, और वो किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना निवेदन है, इस बारे में भी हम चिंता करके और कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं कि जो घट चुका उसको भूल जाओ, वर्तमान में आगे कैसे बढ़े उसको दिमाग। धन्यवाद। एसटी मुद्दा, राजनीति विकास, सामाजिक एकता, सामाजिक कुर्तियां, ये जब तक हल नहीं होगी, इस पे जब तक जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक सामाजिक रूप से एक नहीं होंगे। जब एक नहीं होंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो शैक्षणिक उन्नति, एसटी मुद्दा, राजनीतिक विकास, सामाजिक कुर्तियां कौन सुनेगा? वो कोई सुनेगा नहीं, ग्रहण नहीं करेगा, तब तक इनमें परिवर्तन कैसे आएगा? तो सामाजिक एकता के लिए ये कैसे समाज में एकता बढ़े, इसके लिए हमें हमारे जो भी जिज्ञासु महानुभाव है उनको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। और ये मेरे विचार से सामाजिक एकता आज तक ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो एकता जब ही आई है या तो किसी समाज पे अत्याचार हुए हैं, एकदम दबे, उसके बाद में उन पे जो कुंपल निकलती है, उस समय वो क्रांतियां होती है, तब जाके वो एकता नजर आती है और समाज का नाम रोशन करे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय भीम। में अपने समाज में है, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं शिक्षा के लिए कोई विशेष बैंक अकाउंट या कुछ करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर अखिल भारतीय न्यायिक महासभा इस प्रकार का कोई बैंक खाता खुलवाती है तो मैं आजीवन वार्षिक 5100 रुपये उसमें देता रहूँगा। और जैसा भी मुझसे कुछ और भी सहयोग बन पड़ेगा शिक्षा के लिए तो मैं करता रहूँगा। जय नायक समाज, जय दादूराव जी महाराज, जय। धन्यवाद। सुंदरलाल जी की धर्मपत्नी जी हमारे बीच में आए, उनसे निवेदन है कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जो एक चीज मुद्दा लेट से मिला उस मुद्दे को संयुक्त के लिए इतनी देर से सभी महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और बहुत ही अच्छे विचार किए, लेकिन मेरे को एक अफसोस है
कि वो बुजुर्ग भी कहते थे और हम भी समझते हैं कि एक झाड़ू बंधी हुई होती है, वो बहुत सा काम कर लेती है, रोज टूट जाते दिन के दिन हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करती, कचरा बन जाती है। तो आप जो फूड बना कर आपने कुछ मेरी बात मेरे लिए तो वो सब छोड़ो, अपने बच्चों को भविष्य के लिए सोचो। हम तो ला रहे हैं, लास्ट पारी खेल रहे हैं, अरे ऐसा कुछ करके जाओ, पीढ़ियां को याद करें, पीढ़ियां को याद करें कभी ऐसे। तो प्रभास साहब, आप संपर्क को कभी भी याद कर लेना। मैं आधी रात को तैयार किया, मैं 24 घंटे तैयार भी हूँ आपको कल से रात करूंगा और रात को पानी मुझे दोगे और मैं लेडीज का पर निभाऊंगा। नाम है जगदीश जी, कुल मिला करके आज यहाँ इनका मेरा मेल हो रहा है, लेकिन ये आज का नहीं है। अखिल भारतीय नायक महासभा महंत त्रिलोकीनाथ जी अध्यक्ष थे, उस समय इनका आगमन हुआ था मंदिर पर, क्यों महाराज जी, और उस कड़ी को कनाडा से जोड़ने वाले पर जो नाम था वो महंत त्रिलोकीनाथ जी महाराज जी, जिसकी वजह से आज इनकी ईमानदारी से इन्होंने समाज की बड़ी सेवा की है कनाडा में। आप सोचिए कि अखिल भारतीय नायक महासभा का 50वां वर्षगांठ चल रहा है। इस 50वीं वर्षगांठ में आप लोगों ने अपनी जिंदगियां समाज के प्रति निछावर की और पूरा सहयोग किया, तन मन धन से आपने समाज को उठाने में पूरा सहयोग दिया। गोविंद सिंह जी जिला प्रमुख थे, उस समय कोटा में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें हजारों नायक समाज के लोग आए थे और उसमें प्रति भोज समारोह भी था और महाराज जी और बड़े भाई साहब रामचंद्र जी भी उस समारोह में शामिल थे और मंत्री थे उधर दूलाराम जी। ये दशक 80 का दशक था। तो इस दौरान ये सारी जो चीजें हैं ये यादगार चीजें हैं। इस यादगारी के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया, ये हम विश्लेषण पे आज यहाँ एकत्रित हैं। हमारे साथ जुड़े हुए वो नौजवान युवा वर्ग भी है। मैं इसलिए ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग काम कर रहा है उन्हें भी हमारे भूतकाल का परिचय होना जरूरी चाहिए। हम वर्तमान तो जी रहे हैं और भविष्य काल की हमने योजना बनाई है। इस भविष्य काल के लिए वर्तमान का सही होना और पीछे की यादों को भी याद रख करके काम करना एक हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शक साबित होता है। आज हमारे प्रदेश के राजस्थान प्रदेश के कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं गोविंद सिंह परमार जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि प्रदेश को इतने अच्छे जुझारू तरीके से जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने एक एक कड़ी को जोड़ रहे हैं राजस्थान के, एक एक उन भाग्यशाली व्यक्तियों को इसके साथ में आपने माला पिरोए जिससे हमारे समाज का विकास हो। हमारी रथ यात्राएं ये बड़ी यात्रा है। मैं एक इलेक्शन लड़ने की योजना थी मेरी, मुझे टिकट नहीं मिला। जिनको टिकट दिलाने की योजना में लगे उनको टिकट मिल गए, वो जीत भी गए, मंत्री बन गए। इसी अखिल भारतीय नायक महासभा ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप इस विभाग के मंत्री हैं, इसको स्ट्राइक के अंदर डाल दो। मगर हमारे समाज के जो लोग हैं पावर जब हासिल कर लेते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनमें क्षमता नहीं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? वो समझते हैं कि हम अगर एससी के एसटी में आ जाएंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी, हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अरे आप बीकानेर संभाग के अंदर 7 लाख नायक समाज का वोट रह रहा है। आज जिसके पास 2% वोट है बिहार में वो डिप्टी सीएम बन जाता है। 50 लाख से ऊपर हैं हम। अगर जनगणना आप कराई जाए तो 50 लाख से ऊपर नायक समाज होगा। इस नायक समाज को कमजोरी कंजूसी में न लाओ। हम गणित के अंदर अनपढ़ जरूर हो सकते हैं मगर
बोलने में अनपढ़ नहीं रहो। ये बलशाली देश है, जिसके अंदर बल दिखाओगे तो आपकी ताकत नजर आएगी। अगर आप कमजोर रहोगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। इसी कारण हमें सिर्फ 2 टिकट मिलती है। आज भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेता, आप लोगों ने, आपको सीनियर नेता हो, आप में से किसी को एमपी बनना चाहिए था, किसी को एमएलए बनना चाहिए था। ये हमारी इसलिए कमजोरी है कि हमें, अगर आज जैसे गोविंद सिंह जी ने कहा कि 2 लाख लोग जब आखिरी का रथ यात्रा होगी, उसमें 2 लाख लोग होंगे समाज के। ये पूरा संदेश राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजेपी हो, और जितनी पार्टियां, सबकी आंखें खोलेगी और सबको ये घोषणा करनी होगी हमें कि आज अगर हमें आप चाहते हो तो हम भी आपको चाहेंगे, वरना हम घर से ठोकर मार के भगाएंगे, कोई वोट किसी को नहीं देंगे। हम नोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा और उन्हें नायक समाज तन मन धन से हम जिताएंगे। और दूसरी समाजों से प्रार्थना करेंगे, जब हम दूसरी समाज के लोगों को, आज तक 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1952 के चुनाव से लेकर के 47 2025 में हम हैं। हमें चुनाव में क्या मिलता है? कोई पार्टी का हम वोट ही वोट ले रहे हैं। हमारा एमएलए, काउंसलर, सरपंच, एमपी हमारा मत लेकर के और हम पे नेतागिरी करता है और हम पे लीडरशिप करता है, हमारा शोषण करता है। हमारे बच्चों को ना तो पढ़ने में सहायता देता है, ना किसी को नौकरी में सहायता देता है। ये लोग अपने समाज के लोगों को, अब 5% लोग, 10-12% लोग हैं, क्या हम किसी सरल जाति के समाज से कम हैं? मगर कमजोरी हमारी ये है कि 2 एमएलए हमारे होने के बावजूद भी वो सहयोग नहीं करते। उन एमएलए का भी विरोध करना चाहिए। अब ठीक है, विधानसभा में आपने बोला कि एसटी के अंदर आना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत है, मगर साथ में तो खड़े हो। और जो एमएलए नहीं है और जो बनना चाहता है उन्हें एमएलए बनाओ। आज अगर हम लोग सिर्फ एक बीकानेर संभाग की तरफ भी ध्यान दे दें, गोविंद जी को लाओ एमपी बनाओ ना वहां से, कोटा से। आपको क्यों नहीं विधानसभा में तो भेजा? इतने सीनियर लोग हो आप। लून शरण के अंदर बैठे हुए ओम प्रकाश जी, ऐसे लोग प्रवक्ता है। अरे लड़वाओ चुनाव वहां जाकर के बीकानेर जिले के अंदर। सिर्फ दूसरी समाजों के ही लोगों को टिकट मिलेगी, इसलिए मिलती है दूसरी समाजों को टिकट। वो एक संगठन दिखाते हैं, हमारा संगठन नहीं है, इसलिए हमें निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हमारी वैल्यू नहीं समझते, हमारा शोषण करते हैं। आज समय है, हमने तो अपनी जिंदगी निकाल दी और 10 साल 5 साल भगवान ने दी तो चलेंगे, लेकिन जो आने वाली जो जनरेशन नौजवान, वो कहाँ जाएगी? उनको भी हम रास्ते में छोड़ दे जाएंगे। जैसे हम गुलाम रहते, आप भी पीछे पीछे चलते रहो। इस अंग्रेजों से दे हिंदुस्तान के लोगों को, बाहर से आए आतंकवादी, बाहर से आए आंतरिक, और वो राज किया उन्होंने, अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला मोर्चा मार के देश को मुसलमानों से छीन लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो दोबारा कमजोर हुई 1847 के गदर में, और बहादुर शाह जफर को हमने गद्दी दे दी। इस गद्दी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा से बात करी कि महाराज हम तो बर्बाद हो गए, मगर ये सत्ता बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इस हिंदुस्तान को संभालो, लूटो और साव, इससे बढ़िया और आपको दुनिया में कोई राज्य नहीं मिलेगा, ये सोने की चिड़िया है। और अंग्रेज के दिमाग में समझ में आई और तख्तोदार छोड़ करके लंदन के अंदर, लंदन से इंडिया में डेरा डाल दिया, और डेरा डाल करके सबसे पहले राजधानी कलकत्ता में की, और कलकत्ता से वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में आए। तो साहब जी, इतनी बड़ी 300 साल तक की राजधानी, 800 में, सन 800 से पाकिस्तानी 800 साल काम राज किए इन लोगों ने। 800 साल के बाद में 1847 से वहां से लेकर के आज तक अंग्रेजों ने 47 में भागे। इस हिंदुस्तान की शक्तियों को समझे हम, और जाते हुए अंग्रेजों ने एक नारा है, फूट डालो राज करो। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को बनाने वाले भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि
उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, अनपढ़ आदमी को बुलाएंगे नहीं। अनपढ़ आदमी सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए, कत्लेआम करने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, जब अगली सरणी खत्म हो जाती है, फिर जब पंचायत के अंदर फैसले लेने की बात है, तो वो लोग पीछे आ जाते जो कभी जिंदगी में लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, और वो उठा करके अब चौधरी बन जाते हैं, और वो फैसला करते हैं और बैठ करके घोषणा कर देते हैं, फैसला करे, पूरा देश वाह वाह करता है, ताली बजाता है। इसी तरह से हिंदुस्तान को पढ़े लिखे लोगों ने ही संभाला है, और बुद्धिजीवियों ने, जिनके पास पैसा था, धन था, उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे किसानों का धन, किसानों का फसल कौन खाता? आड़ती, जिसके पास पैसा है वो माल खरीद करके स्टोर में रखता रहता है। और जब किसान को जरूरत पड़ती है तो उसी को 3 गुना भाव के अंदर किसान अपना राशन खरीदने के लिए घर से लेके आता है। यही एक हिस्ट्री है, इसको आप जैसे मर्जी पढ़ के स्टडी कर लो, आपको यही चीज मिलेगी। धनवान लोग धन से इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिजीवी कलम से इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से इस्तेमाल करते हैं, और गरीब लोग, अनपढ़ लोग, ताकतवर कितना ही दारासिंह हो, मगर हम रहेंगे कोई लड़ाई के लिए सबसे पहले वाह वाह करके हमें आगे भेज देते हैं। भीमा नायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीमा नायक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमा नायक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमा नायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायक समाज एकता जिंदाबाद, नायक समाज एकता जिंदाबाद, नायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीमा नायक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये सरोपा एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जो भाई साहब राष्ट्रपति जी को हमारे भाई जगदीश सिंह जी सरोपा भेंट कर रहे। ये एक धर्म का प्रतीक होता है और धर्म का रक्षक होता है। तो लगाओ हाथ। अखिल समाज सेवा दल के द्वारा 7 दिसंबर 2025 को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें श्री ओम पाठी जी व्यवस्थापक महाध्यक्षक भी हैं और हमारे श्री गोविंद सिंह जी परमार राष्ट्रीय सदस्य भी हैं। हमारे नायक समाज को अहम भूमिका अखिल समाज सेवा दल में दी गई है। सर्व जाति को लेकर राष्ट्रीय लेवल का मैं आपका बेटा भाई विनोद कुमार नायक आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाऊंगा। हम लोग कोई किसी प्रकार का सरकार से आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। 1857 की क्रांति इतिहास आपका बोलता है कि हमारे जितने भी जनजाति के योद्धा हुए हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराया, भीमा नायक हो, खाजा नायक हो, लक्ष्मण नायक हो, लाखन नायक हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता सेनानी बने। और इनको पोर्ट ब्लेयर में 29 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर ये आ रहा है, उस दिन 29 दिसंबर अपने लिए खास दिवस है कि 29 दिसंबर को इनको फांसी दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में जाके। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 29 दिसंबर को इनके लिए एक प्रोग्राम रखें।
एकता की सबसे प्राथमिक रूप से आवश्यकता है तो समाज एकता पर ही हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। शिक्षा की लिए बात करते तो सामाजिक क्षेत्र में हमारे काफी बच्चे हैं और सभी हैं जो शिक्षित तो नहीं कह सकता लेकिन साक्षर जरूर कह सकता हूँ, लिटरेट हो चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करी है, सबने डिग्रियां ली है, उसको साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षित होने के लिए हमें सामाजिक जानकारी भी महत्वपूर्ण है, हमारी इतिहास की जानकारी भी महत्वपूर्ण है, हमारी पारिवारिक और सभी चीजों को जब हम जानते हैं तब उस चीज को हम शिक्षित कह सकते हैं। तो साक्षर होना बहुत अच्छी बात है, हो भी रहा है समाज, लेकिन शिक्षा पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और एक लास्ट बात मैं कहूँगा, भाई साहब ने कहा कि हम जिंदगी भर एसटी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि नायक समाज का युवा आपके साथ है और जिंदगी भर नहीं, कुछ ही समय में हम ये लड़ाई जीतेंगे और समाज के प्रदेश सलाहकार राजूराम जी अध्यापक बीकानेर, और बीकानेर से कर्णपाल जी जो इन्हें शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और आशीष नायक जी जयपुर हैं जो जिनको अखिल भारतीय प्रदेश महामंत्री आगे की कड़ी में रहेंगे। उन्नति है तो सर्वप्रथम हम शिक्षा अपने घर से ही शुरू करें कि अपने बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, समाज में और हमारे गांव क्षेत्र में, हमारे समाज के जितने भी घर हैं, हमें हर घर में शिक्षा को लेकर बातचीत करनी चाहिए। और हमारे समाज के भामाशाहों से मैं निवेदन करती हूँ कि जो आर्थिक तंगी से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उन भामाशाहों से कहना चाहती हूँ कि उनका आप आर्थिक सहयोग करें, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे समाज का नाम रोशन करें। और बात करती हूँ राजनीतिक विकास की। राजनीतिक विकास के क्षेत्र में समाज बंधुओं से निवेदन है कि समाज का साथी अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, चाहे वो राजनीति है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो मैं समाज के सभी मेरे बंधुओं से निवेदन करती हूँ कि उसका हमेशा सहयोग करें। जैसे कोई राजनीति में आगे बढ़ रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो बढ़ चढ़ कर आप उनका सहयोग कीजिए, ना कि किसी की टांग खिंचाई। क्योंकि यहाँ पार्टीबाजी भी समाज में बहुत करने लग जाते हैं कि मैं कांग्रेस से हूँ, बीजेपी से हूँ, लेकिन नहीं, हमारा समाज सर्वप्रथम हमारा समाज है, जिसे हमें महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए। और सामाजिक एकता की बात करूँ तो आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया जा रहा है, देना भी चाहिए। और समय समय पर सामाजिक आयोजन जैसे हो रहे हैं, ऐसे समय समय पर सामाजिक आयोजन होते रहे तो हमारे समाज के, प्रदेश के सभी नायक बंधुओं का मिलना होता है, जहां हमें पता लगता है कि हमारा परिवार कितना मजबूत है, संगठन कितना मजबूत है नायक समाज का। तो क्यों नहीं हम राजनीतिक में हर कार्य में आगे बढ़कर हमारे समाज का नाम रोशन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पधारे, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा समाज की वो नींव है जो एक विशालकाय भूखंड का निर्माण कर समाज को मजबूत करने का काम करती है। क्योंकि मैं भी मेहनत कर मजदूरी कर पढ़ा हूँ और मैंने वो परिस्थितियां फेस की है, झेला है। मैं एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, बीए और उसके बाद एलएलबी की और अभी एलएलएम की है मैंने ह्यूमन राइट्स में।
तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज का जो सर्वांगीण विकास है वो सिर्फ एक ही माध्यम है, शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज का विकास कर सकते हैं साथियों। और इसके लिए कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे समाज में अभावग्रस्त बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ऐसी मतलब आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है कि शिक्षा छोड़ने तक पड़ जाती है कि क्योंकि पैसे का अभाव है, तो मैं आप जो तमाम लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं आपसे विश्वास लेना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो शिक्षा से वंचित ना रहे। ये हम सब समाज के लोगों का दायित्व है कि हमें उसे उच्च शिक्षा देना है। साथियों, शिक्षा के बाद सामाजिक संगठन की बात करते हैं, तो मैं बात करता हूं कि इस संगठन में पिछले 6 साल से मैं उपाध्यक्ष हूं और तमाम राजस्थान में जहां भी आंदोलन हुए, समाज की बात आई, प्रदेश तक, राष्ट्रीय स्तर तक हमने अपना योगदान दिया था। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि भंवरलाल जी देवरी साहब अध्यक्ष थे और मतलब स्वास्थ्य भी इनका डाउन रहता था और हम जहां भी देखो, कोई भी व्यक्ति अगर समाज का व्यक्ति कहीं आंदोलन करने जाता है तो उसके जो पदाधिकारी हैं उन्हें चिंता रहती है कि उनके साथ क्या बीत रही है, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये रात को 11 बजे भी फोन करके और हमसे हालात का जायजा लेते और हमें हौसला देने का काम करते थे। ये प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व बनता है कि प्रत्येक जो सेना का सैनिक है उसका ध्यान रखे और उनको मार्गदर्शन करे और समाज को मजबूती देने का कार्य। आज उपस्थिति हमारी कम है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हम बातें तो करते हैं कि शिक्षा, राजनीतिक और समाज सुधार 3 विषयों पर बात करते हैं। कोई भी समाज अगर राजनीतिक में पिछड़ जाता है तो फिर वो सभी क्षेत्रों में भी पिछड़ जाता है। हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ऊपर कोई लगाने वाला पैदा ही नहीं करेंगे, कौन हमारी बात सुनेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाई जगदीश जी ने कहा है हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। भारत की शिक्षा प्रणाली तो मुझे नहीं कहना चाहिए, देश के नौजवानों को कचरा बढ़ा रहे हैं। दुनिया कहाँ पहुंच गई, भारत कहाँ पहुंचा है। तो शिक्षा भी एक नौकरी लगने के लिए, नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षित वो आदमी है जो समाज के, देश के हर पहलू पर नजर रखे। शिक्षा क्या है, समझ ही तो है। इंसान में, समाज में समझ हो तो सारे ताले खुल सकते हैं और समझ नहीं है, शिक्षा नहीं है तो हाथ पांव बांटते रहो। सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं बहुत देर से आप समाज से दूर था क्योंकि मेरा बहुत देर से ये देश छोड़ा हुआ है। 45 साल हो गए मेरे को कनाडा में। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा कि हमारे समाज में कौन सी खुबियाँ हैं और हम कहाँ बटे हुए हैं। पहली बात, हमारे लोगों में एकता की कमी है। हम नीचे वाले को नहीं पकड़ते, हम अपने बराबर वाले को पकड़ते हैं और दूसरे को ऊपर वाले को पकड़ते हैं। जितनी देर जो धरातल पे है उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे आप, उतनी देर एकता और अखंडता और आगे बढ़ने की क्षमता हमारे में नहीं है। किसी संगठन को देख लो, उनके कार्यकर्ता कामयाब है तो वो संगठन कामयाब है। जिसके पास मैन पावर है युवा शक्ति। तो युवा शक्ति को गोविंद सिंह जी को बोलूँगा मैं कि आप किसी भी युवा को
आपको फ़ोन करता है, आप फ़ोन करो। तीसरी बात कि आप लोग हरियाणा में बहुत बैठे सक्षम लोग बैठे हैं, उनसे आप लोगों ने राब्ता कायम करना है जो आपका साथ दे सकते हैं। पंजाब में बैठे हैं लोग, सब अपने अपने में सक्षम हैं और यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी जितना अपना योगदान पा सकते हैं वो पाते हैं। पर जब समाज की बात आती है तो उन पॉलिटिकल लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ से हमें मिला है उनको हमको बैक भी देना है। उनके साथ बैठे, मैंने ये अपनी लाइफ का मेरा तजुर्बा है, जितनी देर आदमी कुर्सी पे नहीं बैठता उतनी देर तो बापजी करता है। जब कुर्सी पे बैठ गया उसके बाद वो आपको पहचानता ही नहीं कि आप कौन हो। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं, किसी और की करूं, कोई मायने नहीं रखती। बस यही बात है कि एकता में ही अनेकता है। मुट्ठी बंद है तो सब लाख की है, खुल गई तो फिर काम की। तो उसमें आपको सम्मेलन को, आपकी कार्यकर्ता को मैं बधाई देता हूं कि आपने ये जो रथ यात्रा का सिस्टम रखा है इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करो, ना कि बातों से करो। बात से कोई बात नहीं बनेगी। आज खाली इसके ऊपर आप चिंतन करो कि हमने आज क्या पाया, खर्चा भी किया है, बैठे भी हैं, टाइम भी वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर हमने कमाया क्या है, हम आगे अपने समाज को क्या देना चाहते हैं। समाज का विरोध करेंगे, जैसे एसटी के मुद्दे पर हमें आह्वान कर रहे हैं कि हमें आंदोलन करना है, हमारे समाज साथ अन्याय हो रहा है, कहीं पीड़ित हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसमें हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब एकजुट होकर उस शोषण से उस आदमी को मुक्ति दिलाएं। ये समाज की जो बुराई वाली बात है, समाज में नशा प्रवृत्ति है, जो अशिक्षित लोग हैं वो एक ही शर्त होता है कि आप 500 रुपए कमा लेंगे, हमें कौन पढ़ेगा कौन लिखाएगा। उस दिमाग में लोगों को भरी हुई दिमाग है, जो अन्य लोग क्रांति करते हैं वो ये दिशा देते हैं। मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ के क्या करेगा, तू 1000 रुपए डेली का कमाता है तो देख तू नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। इसलिए ऐसी चीजों में अपने को अन्य लोग जो इस पढ़ा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देकर समाज को जाकर शिक्षा तो शिक्षा ही है, सेवी का देखा होगा। कल हमारे सिख समाज का जुलूस देखा, मैं कोटा से आ रहा था, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था, सिख महिला पुरुष खड़े हुए थे। तो मुझे विश्वास है कि नायक समाज भी पीछे नहीं रहेगा, इसमें आप सहमत होंगे और यात्रा के लिए। दूसरा मैं निवेदन करा था कि हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, इसमें कई हमारे बच्चे पढ़ने में रह जाते हैं। अभी का एक केस था हमारे राजस्थान में, एक बच्चा ने MBBS कर ली, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन अगर फीस के अभाव में उसका कार्य हो गया, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उसकी पूरी मदद करी। 2,80,000 हमारे समाज के लोग इकट्ठा करके सीनियर मोस्ट में पढ़ाए। मैं ज्यादा परिवार के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि समाज में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसी तरह 2 लड़के हो रहे। फिर आपको जानकारी दो कि अब की बात 4 IAS अधिकारी नए समाज में बने, एक तो महिला 8 डॉक्टर बने। बाकी दूसरा मेरा इसमें निर्णय था कि एक हम लोग बैंक का अकाउंट खोलेंगे, उसमें आपकी सहमत है नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे किसी 1 रुपये चंदा नहीं लेंगे। मैं अध्यक्ष बना तो मैंने घोषणा की थी कि हम 1 रुपये किसी चंदा नहीं लेंगे। क्यों? उसमें क्या होता है कि आदमी एक्सपोज हो जाता है, किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया। तो हमने सोचा हम बैंक अकाउंट खुलाएंगे और उसमें हम सब लोग बैठ के तय कर लेंगे कि उसके सदस्य बढ़ने के लिए हमको 11 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 100 रुपये वो राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। पूरा हिसाब किताब पार्ट जैसा हिसाब रखा जाएगा। अब आप लोग बोलोगे रथ यात्रा दिखाएंगे उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे बिना निकलेगी नहीं। अपने को ऐसे बड़े महानुभाव भी नहीं, और कोई खर्चा भी करेगा 10,000 दे देगा 20,000 दे देगा, तो यहाँ जिला में रथ यात्रा निकलेगा। जैसे हमारे सुशील जी भाई बता रहा था कि हमारी रथ यात्रा का पिंडा लगेगा वो 4 दिन लगेंगे।
तो उसमें श्रीमान राष्ट्रपति जी ने थोड़ी बता रहा हूँ 5 मिनट का होगा, तो हमने तय किया कि रथ यात्रा जहाँ से शुरू होगी उस जिला के कम से कम 50 लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर रथ यात्रा को पहुँचाएंगे। वहाँ से फिर 50 लोग शुरू हो जाएंगे 50 गाड़ियाँ लेकर। तो मुझे लगता है कि नायक समाज के कम से कम 100 गाड़ियों में यात्रा निकलेगी, सब लोग लगेंगे और 45 दिन में पूरे राजस्थान को कवर कर लेगी। जो आदमी हमारे साथ लगेगा 10 दिन वो लेगा, फिर 10 दिन बाद हम दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे, भाई आप जाओ आपका काम करो, वो रात में तैयार करेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 3-4 निर्णय हम इस मीटिंग में करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मंजूर है ना? बैंक अकाउंट खुलाने, रथ यात्रा निकालें, जिनमें आपसे निवेदन कराता के सामने विस्तार से अपने नायक समाज एसटी में है इस विषय में बात है। भारतीय संविधान के अनुसार नायक समाज संविधान संशोधन अधिनियम 1976 बिल क्रमांक 108 आर्टिकल 342 के अनुसार राजस्थान का हिंदी राजपत्र असाधारण विशेष 29 नवंबर 1989 जिसके अंदर राजस्थान की जनजाति की सूची भाग संख्या 13 और क्रम संख्या 10 पर नायक, चोलीवाला नायक, कापड़िया नायक, मोटा नायक और नाना नायक के नाम से भारत की संसद ने, भारत की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, उन्होंने नायक समाज को जनजाति की सूची में शामिल किया था। साथियों, हमारी भूल है कि हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एससी में क्या है और एसटी में क्या है। एससी वो जाति होती है, भारतीय संविधान के अनुसार जो जाति अपने अछूत मानी गई है, जैसे मर्द पशु का चमड़ा उठाया हो, मर्द पशु की हड्डी उठाई हो और सफाई का काम करने वाली जातियां थी, उन्हीं जातियों को भारतीय संविधान के अनुसार अपने एससी की सूची में डाला गया। 1931 की जो सूची है उसके अंदर एससी की सूची में सिर्फ 31 नंबर पर ही सिर्फ ओनली फॉर थोरी लिखा हुआ है। उसकी पॉपुलेशन 16,000 समथिंग थी और उस समय नायक समाज हिल ट्राइब्स की सूची में उसकी पॉपुलेशन 62,000 से ऊपर थी। 62,000 की आबादी वाले को इन्होंने जो अपनी दुश्मन कास्ट है उस कास्ट में जानबूझ करके और थोरी के साथ नायक मिलाया गया। वो तो थोरी की डेफिनेशन दी गई थी कि थोरी कौन से होते हैं, थोरी जाटों में भी होते हैं, थोरी बिजनोई कास्ट में भी होते हैं। तो इस वजह से थोरी को डेफिनेशन देने के लिए बताया था कि ये थोरी नायक है, हमें नायक को भी वो एससी का प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया। साथियों, हमें जानकारी नहीं थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से आरटी एक्ट लागू हुआ 2005, उसके बाद सारी की सारी जो जानकारियां थी भारत सरकार मंत्रालय से और राजस्थान सामाजिक न्याय मंत्रालय से, एससी एसटी आयोग से, सभी तरफ से हमें जानकारियां उपलब्ध हो चुकी है। और हमारे मंत्री जी को अभी 7 मार्च को पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा परमार साहब, डबल इंजन की सरकार है साहब, हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वर्तमान में मुख्यमंत्री इस राजस्थान के नायक समाज को अगर जनजाति का अधिकार नहीं दे पाए तो हम जिंदगी में भी कभी भी जनजाति का अधिकार नहीं दे पाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से, एक बार, सिर्फ एक बार
10 मिनट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी से नायक समाज को आप रूबरू वार्ता करने के लिए टाइम मांगे और वो हमें टाइम दे तो हम उनको ये अपनी बात है वो समझा सकते हैं और हम हमारा अधिकार जनजाति का ले सकते हैं। साथियों, जनजाति का अधिकार इसलिए जरूरी है कि राजस्थान में 40 लाख और 35 लाख के बीच में नायक समाज की पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान का चौथा हिस्सा है वो बीकानेर संभाग का, जिसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले है। चौथा हिस्सा, इसके अंदर एमएलए भी निकलेंगे, एमपी भी निकलेंगे और प्रधान और सरपंच भी निकलेंगे। लेकिन अगर एसटी का अधिकार मिल गया ना तो नायक के सामने एसटी से लड़ने वाला नायक ही होगा, दूसरा पढ़ा उस क्षेत्र में कोई नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः आप सब यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा, जब तक जिएंगे जनजातीय अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मैंने हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवली तोपा का कहा था कि जब तक जिएंगे जनजातीय अधिकार की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसी निमित्त आप सभी को धन्यवाद, आप पधारे। कई हमारे बच्चे पढ़ने में रह जाते हैं। अभी का एक केस था हमारे राजस्थान में, एक बच्चा ने MBBS कर ली, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन अगर फीस के अभाव में उसका कार्य रुक गया। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उसकी पूरी मदद करी। 2,80,000 रुपया हमारे समाज के लोगों ने इकट्ठा करते थे। वो सीकर वो स्टेट में पढ़ रहा है। मैं ज़्यादा परिवार के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि समाज में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इससे तो 2 लड़के हो रहे। फिर आपको जानकारी दूं कि अब के बाद 4 RS अधिकारी नायक समाज के बने, एक तो महिला 8 डॉक्टर बने। बाकी दूसरा मेरा इसमें निर्णय था कि एक हम लोग बैंक का अकाउंट खोलेंगे, उसमें आपकी सहमत है कि नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे किसी 1 रुपया चंदा नहीं लेंगे। मैं अध्यक्ष बना तो मैंने घोषणा की थी कि हम 1 रुपया किसी चंदा नहीं लेंगे, क्यों उसमें क्या होता है कि आदमी एक्सपोज हो जाता है, किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया। तो हमने सोचा हम बैंक अकाउंट खुलाएंगे और उसमें हम सब लोग बैठ के तय कर लेंगे कि उसके सदस्य बढ़ने के लिए हमको 11 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये वो राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। उसकी बाकायदा पूरी पारदर्शी हिसाब रखा जाएगा। अब आप लोग बोलोगे रथ यात्रा निकालेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे बिना निकलेगी नहीं। अपने कोई ऐसे बड़े महानुभाव भी नहीं, और कोई खर्चा भी करेगा 10,000 दे देगा, 30,000 दे देगा, तो यहाँ इस्लाम में रथ यात्रा निकलेगा। जैसे हमारे सोसाइटी में बता रहा था कि हमारी रथ यात्रा जब गंगा नगर में आओ तो 4 दिन लगेंगे। तो उसमें सिनेमा राशन देगी, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। तो हमने तय किया कि रथ यात्रा जहाँ से शुरू होगी उस इलाके कम से कम 50 लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर रथ यात्रा दिल्ली में पहुँचाएंगे। वहाँ से फिर 50 लोग शुरू हो जाएंगे 50 गाड़ियाँ लेकर। तो मुझे लगता है कि अपने नायक समाज के कम से कम 100 गाड़ियों में रथ यात्रा निकलेगी। सब लोग लगेंगे नहीं। अब 45 दिन में पूरे राजस्थान को कवर कर लेंगे। जो आज हमारे साथ लगेगा 10 दिन वो लेगा, फिर 10 दिन बाद हम दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे, भाई आप जाओ आपका काम करो और आज दिन तैयार करिए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 3-4 निर्णय हम इस मीटिंग में करना चाहते हैं। तो आप लोगों को मंजूर है ना? बैंक अकाउंट खुला लें, रथ यात्रा दिखा लें, ये मैं आपसे निवेदन करा था। श्रीमान जी ने कहा था कि राजस्थान में जितने जिले हैं, तो गोविंद सिंह जी परमार और हमारे बीच में एक बात हुई है कि जितने भी जिले हैं, गोविंद सिंह जी परमार 80 साल के आसपास के हैं, मगर युवा के रूप में वो अग्रणी भूमिका में रहेंगे और हमारे नायक समाज के बंधु उनके साथ चलेंगे, उनके साथ चलेंगे। ये हमारा नायक समाज सभी हमारे 2-2 महीने 1-1 महीने साथ जो भी समय दे श्री गोविंद सिंह जी परमार के साथ लगे और रथ यात्रा निकाले। जैसे बड़े बड़े महापुरुष यात्रा से यात्रा निकालते हैं, तो हमारे गोविंद सिंह जी का
इनके आदेश अनुसार हमें नायक समाज को आगे लाना है। मुख्य आधार शिक्षा, शिक्षा से वंचित हमारी नायक समाज का बच्चा नहीं रहे। और आज अहम फैसला जो अखिल भारतीय नायक समाज राजस्थान प्रदेश में युवा साथी हमारा जो मेरा छोटा भाई है आशीष बहन को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुशील जी, क्योंकि ये सुशील जी युवा राजस्थान प्रदेश अखिल भारतीय नायक सभा के अध्यक्ष हैं और इनके ही साथ मिलकर आशीष जी को मैं ये कहता हूँ कि आशीष जी आप मिलकर जयपुर में पूरे राजस्थान को कवर करें और गोविंद सिंह जी परमार के इनके निर्देश से सम्मानित यहाँ पे नेता जो हमारे समाज को उठाने के लिए बैठे हैं, बहुत ही अच्छा और सब लोगों के विचार सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो मुद्दे आप लोग लेके चल रहे हैं जिसमें शिक्षा और जो हमारी आर्थिक स्थिति को और उजागर करे और हमारा जो भविष्य हमारे जो नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है वो सबसे ज़्यादा माननीय है। और आप सब लोगों के विचार इतने अच्छे हैं कि समाज को लेके आगे बढ़ना और कैसे आपका सहयोग, एक एक जन का सहयोग हमारे समाज को एक राजनीतिक पहल जो सबसे ज्यादा अनिवार्य है। राजनीति के बगैर अगर जितने भी जो विचार जो धाराएं आप सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। तो राजनीति जो सुंदरलाल जी हैं वो मेरे पिताजी हैं, उनको काफी समय से मैं देख रही हूँ कि इस राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम और काफी अच्छी इज्जत हासिल की है। तो हमारे समाज को उठाने के लिए इनका और गोविंद सिंह जी परमार जी का योगदान और आप सभी लोगों का एक साथ में खड़ा होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और राजनीतिक जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग जातियां हैं जो अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही है और वो एक साथ में इकट्ठा होकर उन लोगों ने वो मुकाम भी हासिल करा है और एक अच्छा राजनीतिक औहदा उन्होंने अपना कायम करा है, जी वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पर इस वक्त बीजेपी आप देखिए कि बिहार में भी काफी बहुमत के साथ में जीत कर आई है और आप सब लोगों का सहयोग, जैसे अभी गोविंद सिंह जी ने बोला है कि 2 लाख लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो हलचल पैदा करते हैं, तो वो हलचल पैदा आप और हम सबके साथ मिलकर ही संभव है। और जहां आप देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत ही उसका जो सोच है वो विचार है वो बहुत ही योगदान करेगी हमारे इस समाज को उठाने के लिए। और सबके विचार मैंने अच्छे से सुने, सभी का एक ही मुद्दा है कि हमारे समाज को उठाया जाए, एसटी के अंदर लेकर आना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी हैं तो आज हमारी समाज के लोग भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी नेतागण बन सकते हैं और उसमें एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ एकता नहीं है वहाँ किसी भी बात का कोई भी संभव नहीं है। तो एकता सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जो अगर हम देखते हैं कि एकता अगर है तो आप अपने इस नायक समाज में से बहुत अच्छे राजनेता निकालेंगे और जब आप राजनेता निकालेंगे तो वो भविष्य आपके समाज को उठाने में सहयोग करेगा। तो आज मैं सब लोगों के विचार इतने सुन के इतना अच्छा लगा मुझे कि हमारी नायक समाज, जहाँ ये जो छोटे लोग हैं ये नहीं है, ये कम संख्या में जो लोग हैं इनका एक एक जगह सम्मान है। अगर आप 10 जगह जाओगे तो 10 जगह जाकर आप 10 लाख लोगों को इकट्ठा करोगे और समाज का विकास आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोगों के जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं और मैं अपना पूरा सहयोग इसमें देना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो आगे की जनरेशन है शायद वो इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रख रही है कि क्या क्या, जैसे अभी किसी ने बोला कि इतनी सारी नौकरियां हैं जो अभाव, जो जानकारी हमें नहीं है कि हम नहीं समझ पाते और उन पोस्ट पर अपने आप को एनरोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य हमारे लिए है कि हम अपने उन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करें या जानकारी दे कि जब हम इकट्ठा हो तो हमारे समाज को किस तरीके से हम सहयोग करें। तो छोटा बच्चा ही हमारे समाज के लिए एक सहयोगी सलाहकार बनेगा और बाकी जो युवा वर्ग है वो अपने आप में ही कमाल का है। और लोग मिलकर इकट्ठा होके चलेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मिल जाएगी। और जहां प्रधानमंत्री जी के पास आप जैसे गणमान्य लोग जाएंगे और समाज का एक होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है।
शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है और सबका सहयोग होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ज्यादा समय नहीं लूंगी।